बताते हैं, जहां अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी संप हाउस के पास NH 30 पर बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने जहां बस को आग के हवाले कर दिया, वहीं 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों में भी आग लगा दी। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाते हुए जमकर उनकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर भी जमकर पथराव किए हैं। लगभग 1 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। आगजनी हंगामे की सूचना मिलते ही विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ पाई है। इस दौरान पुलिस को भीड़ को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। सड़क जाम, हंगामा, आगजनी की सूचना मिलते ही सिटी SDO और पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाले। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस की मदद से उपद्रवियों को सड़क से खदेड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया है। वहीं घंटों से लगा सड़क जाम अब हट गया है। फिलहाल परिचालन धीमी गति से शुरू हो गया है। घटनास्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। काफी बिगड़ गया, लोगों ने बसें जला दी, पुलिस का पेट्रोल भी जला दिया गया है। क्या वजह था? वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है, जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है। इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है। यहाँ लोकल गांव का जनता लोग यही रहा। जाम लगने का कारण और ये चापा पड़ने का एक कारण भी है। इधर का रोड देखिए कितना छोटा रोड है और यहाँ पे गाड़ी का भार ज्यादा। एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में सर बहुत सारे उपद्रवी थे। किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहचान क्या मृतक की पहचान हो पाई है सर? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्जदान होगा तो नाम पता पड़ा। सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी थी। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था, उसमें आग लगाया है। देख रहे हैं, बताया जा रहा एक बस जिस बस को से एक्सीडेंट हुआ था उसको आग के हवाले किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसमें कुछ क्षति हुई है, दूसरी गाड़ी आ रही। कितने इंजर्ड हुए थे अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। पटना में भारी बवाल हुआ। बवाल जो है वो पटना के बाईपास इलाके में जो पहाड़ी मोड़ है वहां पे एक सड़क दुर्घटना के बाद हुई और ये क्षेत्र जो है वो अगमकुआं थाना क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट में स्थानीय युवक मनीष कुमार की जो है वो एक बस से कुचलने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश हुआ। स्थानीय लोगों ने जो है सड़क जाम किया, पुलिस पर पथराव किए, यहाँ तक कि 3 पुलिस की गाड़ी को जो है वो आग के हवाले कर दिया। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे कि इस घटना के बाद जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस को जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है और स्थिति को नियंत्रण करने का जो प्रयास है वो जारी है। और यहाँ देखिए ये 3 गाड़ी जो है पुलिस की उसे फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। गाड़ी पूरी तरह से जो है जल के आग के कह सकते हैं कि धुधु कर ये जला। और ये गाड़ी जो है वो अगमकुआं थाना क्षेत्र की थी। और यहाँ देखिए इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है। इसके साथ साथ 2 और गाड़ी जो है उसे आग के हवाले किया गया है। ये दोनों गाड़ी देखिए पीछे में, ये दोनों गाड़ी भी जो है वो पुलिस थाने की थी और इस दोनों गाड़ियों के यानी 3 गाड़ी को जो है वो पूरी तरह से आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। और एक रोष था जो पुलिस को लेकर के स्थानीय लोगों के मन में था और इसी के बाद ये घटना हुई। और बताते चले कि इस घटना के बाद कई थाने की पुलिस को जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है और अभी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है, यानी कि सिचुएशन जो है वो अब पुलिस के कंट्रोल में है। हालांकि जो इस घटना के बाद जो उपद्रव देखने को मिला, बवाल देखने को मिला, इसके बाद पूरा बाईपास जो है वो जाम हो चुका है। तो बाईपास की तस्वीर भी हम दिखाते हैं और यहाँ पे देखिए जिस तरह से भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। कई थानों की पुलिस, जैसा हमने पहले भी बताया कि कई थानों की पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे पूरे तौर पे बाईपास का जो यातायात व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। पूरे तौर पे यातायात जो है वो ठप है, लोग जो हैं वो परेशान हैं। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि स्थिति को नियंत्रित जो है वो पूरी तौर पे कर लिया जाए, यातायात सेवा को जो है
वो बहाल कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए और भी कई बाइक को जो है वो आग के हवाले किया गया और जो स्थानीय लोग हैं उनके आक्रोश का ये पूरे तौर पे तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी कुछ हाथ आया, चाहे वो व्यक्ति हो, गाड़ी हो, सभी पे तोड़फोड़ की गई और अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए ये बाईपास का जो पहाड़ी का इलाका है जहाँ की घटना ये सन्फ हाउस के पास की है, यही वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और मनीष पे जो है एक नियंत्रित जो गाड़ी है वो चढ़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई और फिर जो लोग हैं वो बवाल काटना शुरू किए। पूरे तौर पे ये पूरा बाईपास जो है वो घंटों जाम हुआ और अब जाकर धीरे धीरे स्थिति जो है वो नियंत्रित होने लगी। कितने देर से जाम में हैं आप लोग? हम लोग 2-3 घंटा लगभग। 3 घंटा से? हाँ, 3 घंटा से। एक्सीडेंट हुआ उसके बाद बवाल में फंसे थे आप? जी। क्या देखा आपने? हम लोग नहीं देखा, जाम में हम लोग जाम में फंसे हुए। बिल्कुल देखिए ये पूरी तौर पे जाम की स्थिति है और जो लोग हैं वो अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि जो पूरे तौर पे जो लोग हैं वो आक्रोशित, उनके आक्रोश का ये इस तरह से उबाल देखने को मिला पटना बाईपास पे। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर मधुबनी से बताते हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक में आग लगा दी। घटना जयनगर थाना क्षेत्र में NH 527B पर पेट्रोल पंप के पास की है, जहां नगर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और देखते ही देखते उग्र भीड़ ने हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक में आग लगा दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण SP समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को शांत कराया है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, पोखर में डूबने से 5 लोग की मौत हो गई है। 4 बच्चे और एक मां की डूबने से मौत हो गई। बभनौली गांव में बड़ा हादसा हुआ है, 5 शव को पोखर से निकाला गया। गोविंदगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है। बताया जा रहा है ये 5 लोग पोखर में डूब गए। 4 बच्चे थे और उनकी मां जो डूब गई हैं। बाभनौली गांव में बड़ा हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से दिखाते हैं, जहां महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। फंदे से लटका महिला का शव मिला है। पति से पैसे को लेकर विवाद हुआ था। अब तक सही कारणों की जानकारी नहीं मिली है। शिवाजी नगर के हथौड़ी के बल्लीपुर गांव की एक घटना है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, फंदे से लटका हुआ महिला का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक पति से पैसे को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि अब तक सही कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। 30,000 रुपये मांग रही थी, तो 30,000 रुपये मांग रही थी। हम कहे अभी तुमको लेकर आया, तो अभी 30,000 रुपया हम कहाँ से देंगे? तो 30,000 रुपया अभी हम कहाँ से देंगे? इसको 9 तारीख को पिछले महीना में हम लाए थे, 10 को यहाँ आए मुहूर्त करने के लिए, इसको लाए थे बच्चे को। तो हम कहे अभी देखो हमारे हाथ पर पैसा नहीं है, हम अभी कहाँ से देंगे? कहा नहीं 30,000 दो, 30,000 दो। 30,000 कहे हम नहीं देंगे। इसी बात पर ये जो है तो कहे नहीं तुमको तो देना ही पड़ेगा। उठ के हम चले गए। 8 सवा 8 बीच में करीब हमको ये फोन गया यहाँ से, ऐसे से बात हो गया, से जल्दी आओ। हम आए तो देखे यहाँ 2-4 आदमी सब था, ये सब इसको नीचे सब उतारे थे। सुने कि देखे तो इसको फांसी लगा हुआ था। बढ़ते आगे, घुसखोर DPO पर EO का शिकंजा कसा है। सहरसा DPO अजीत कुमार के ठिकाने पर रेड पड़ी है। EOU की टीम छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आय से लगभग 72.35% अधिक संपत्ति मिली है। सिवान, सहरसा और छपरा में ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घुसखोर DPO पर EOU का शिकंजा कसा है। आय से लगभग 72.35% अधिक संपत्ति मिली है। सिवान, सहरसा और छपरा में छापेमारी जारी है। तो सहरसा में शिक्षा विभाग के DPO अजीत कुमार के ठिकानों पर सुबह से आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। EOU की टीम सुबह से नया बाजार, उनके आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में जांच कर रही है। आय से 72% अधिक संपत्ति के मामले में ये दबिश दी गई है। सिवान शहर पर, छपरा जहाँ ये पहले डिप्टेशन पर थे, और
आपका भाड़े के मकान में नया बाजार और यहाँ ऑफिस में। क्या सब बरामद हुई? यहाँ तो ऑफिस में कोई ऐसी नहीं और सब जगह पे। क्या सर्च के दौरान, ये सत्यापन के दौरान, जांच के दौरान 72 गुना ज़्यादा इनको प्रॉपर्टी था और 4 जगह छापामारी हुआ है और जगह चल ही रहा है और वहाँ क्या क्या बरामद हुआ है उसका असेसमेंट अभी नहीं किया गया है। कार्यालय में जो छापामारी हुई यहाँ कोई दस्तावेज आदि कुछ बरामद नहीं हुआ। इनके जो रेंट का मकान है सहरसा नया बाजार में, यहाँ पर और सब कुछ बरामद हुआ है जिसका असेसमेंट किया जा रहा है। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत क्लर्क सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। निगरानी टीम ने क्लर्क को 4000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि पानी में डूबने से मृत युवती के परिजनों को मिलने वाले 4 लाख रुपए के सरकारी मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने के बदले उसने 5000 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया और आरोप सही पाए जाने के बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कि बेटी की डूबने से रानी कुमारी की मृत्यु हो गई थी अक्टूबर 25। उसी में सरकार द्वारा जो 4 लाख रुपया की राशि है उसको मुआवजा के रूप में मिलना था। सदर अंचल के क्लर्क जो है सोनू कुमार आज उसी आरोप में 4000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। पटना से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा है कि 20 से 25 साल के युवाओं को 2005 के पहले के बिहार के बारे में बताया जाए, किस तरह समाज में डर और बदहाली की स्थिति थी। तो हमने कहा है अपने सारे युवाओं कार्यकर्ताओं को कि हमारी जो 20 साल की जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। 2005 कहाँ था बिहार, क्या था, डर का भय का वातावरण था, समाज में अशांति थी, भाईचारा अब प्रेम का वातावरण पिताजी ने बनाया। ये जन जन तक हमारे पार्टी करता पहुँचाएं, खासतौर से युवाओं को जो 20 साल 25 साल के युवा हैं उन्हें मालूम नहीं कि उस समय क्या स्थिति थी और अभी क्या अंतर आया और क्यों आया। हमने पिताजी के नेतृत्व में, हमने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को यहाँ तक पहुँचे, तो हमने कहा कि आप जन जन तक इस बात को पहुँचाइए। आज बिहार के पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और ये MOU राज्य में सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक वित्त पोषण है। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए है। चाहे वो कोऑपरेटिव का सेक्टर हो, चाहे वो पशुपालन का हो, मत्स्य पालन हो, और ठीक है आपने जो ये ग्रेन्स को रखने के लिए जो गोदान बनाने हैं, तो वैसे हम लोगों ने उसमें ऐड किया है कि PPP मोड पर भी हम जाएंगे, लेकिन आपका भी सहयोग लेंगे। तो पूरा एक तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नाबार्ड का सहयोग मिले इसलिए मैंने आग्रह किया है कि 8% से नीचे कुछ आप आ जाए तो थोड़ा बिहार का भला होगा। बिहार की उन्नति के लिए सहयोग करें पूरी तरह कोऑपरेटिव में, और सभी जो आपने जिस भी मुद्दे पे चर्चा किया उसको हम जरूर बिहार के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अब आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और इसमें देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आपको लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी आपको तस्वीरें नजर आ रहे होंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं करना चाहेंगे। और ये कार्यक्रम बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस के मौके पर भव्यता के साथ आज हमारे समक्ष खड़ा है। बिहार संग्रहालय तो बिहार संग्रहालय का 11वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और इस पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कला और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बिहार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं खान, माननीय मंत्री PHED, बिहार के मुख्य सचिव, NGMA के DG, हमारे कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और पर्यटन के सचिव लोकेश, इस सभागार में बैठे बिहार के 8
तो स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जनता हम पर भरोसा नहीं करती। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने यह बड़ा बयान दिया है। 2025 में भी वोट नहीं मिला, सरकार नहीं बनी। 2005 से हम 9 चुनाव हार चुके हैं। 243 सीट पर 253 उम्मीदवार कैसे लड़े, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। आरजेडी कब तक गठबंधन को लीड करेगा, ये सवाल भी ऋषि मिश्रा ने पूछे। कांग्रेस को भी नेतृत्व का मौका मिले। 2 से 3 साल पहले बनी पार्टी कैसे जीत गई, गठबंधन के सभी नेता को सोचना होगा। हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तेजस्वी यादव को बैठक बुलानी चाहिए। सभी मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए। जात धर्म की राजनीति से लोग अब उब गए हैं। आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लूट चुका है। इज्जत बचानी है तो कांग्रेस लीड करे। प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता ऋषि मिश्रा ने दे दिया है और बीजेपी को हटाने के लिए सभी साथ आए, ये बातें भी उन्होंने कही। एक चीज साफ हो गया है बांकीपुर के उपचुनाव से कि जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से दुखी है। वो चाहते हैं कि इनको चेंज करें। साथ में एक चीज और है कि जनता हम लोगों पर विश्वास नहीं कर रही। ये आज की बात नहीं है। 2025 का भी चुनाव आप देख लीजिए, माहौल ऐसा बना हुआ था, लग रहा था कि सरकार बदलेगी। हम लोगों को वोट आ जाता है, हम सरकार नहीं बना पाते। 2020 का देख लीजिए, पहुंचते पहुंचते हम रह गए। ये आज की बात नहीं है। 2005 से लगातार 9 चुनाव इंडिया अलायंस हम हार चुके हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव मिलाकर 9 चुनाव हम हार चुके हैं। आखिर कब तक? हमारा वोट बैंक, वोट बेस कहिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतना है कि 40-50 एमएलए जीत के आ जाएंगे। सरकार आप नहीं पलट पा रहे हैं, तो आखिरकार तो कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि मिश्रा के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस को शायद अब सद्बुद्धि आई है, लेकिन इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और जनता ना तो आरजेडी को पसंद करती है ना ही कांग्रेस को। जनता सिर्फ एनडीए को पसंद करती है। उम्मीदवार था, क्या हुआ चुनाव में, उसके बारे में हमसे पूछे। सबसे बड़ी नैया खुद डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस कब तक उसके पिछलग्गू बनती रहेगी? अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस की यह स्वीकारोक्ति कि तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता नहीं है, 9 चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ रही है, पहले नहीं आ रहा था। दरअसल इनका यह बयान साबित करता है कि महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। इधर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार और उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे आरजेडी में हड़कंप मच गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की सभी कमेटी को भंग कर दिया। साथ ही पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भी तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश जारी किया गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आरजेडी में सभी कमेटी गठित कर दिए जाने के बाद भाई वीरेंद्र ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत और पुनर्गठित करने के लिए उनके नेता ने ये कड़ा फैसला लिया है। का समय आने पर संगठन भंग होता है, फिर नई कमेटी बनती है और पार्टी को लगा, हमारे नेता को लगा कि संगठन को भंग करके नए सिरे से पूरे बिहार में घूमकर और मजबूत, इससे भी ज्यादा मजबूत संगठन बनावे, इसलिए भंग किया गया है। और मजबूत पार्टी को बनाने के लिए निर्णय कड़ा लेना पड़ता है। ये कड़ा निर्णय है और नेता ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और हम मजबूत संगठन को बनाएंगे। लुंज पुंज संगठन हमारा नहीं रहेगा और इस बार आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को युवाओं से संवाद किया, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि युवाओं से संवाद होना ही चाहिए, तभी किसी समस्या का समाधान निकलता है। छात्रों से होते ही रहना चाहिए और संवाद से ही समाधान निकलता है। और छात्र, नौजवान देश के भविष्य है और
संवाद होता ही रहना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार छात्रों को, नौजवानों को संदेश भी दे रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के आड़ में जो देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती है, जो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो सही नहीं। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम ने जिले के कई तटबंधों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। हालांकि फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर नीचे है। वर्तमान में करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह बताया गया है। डीएम ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और स्लुइस गेटों पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। बाढ़ से निपटने के लिए जियो बैग, बालू की बोरियां और अन्य संसाधन तैयार रखने को कहा गया है। अभी के टाइम में जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज है, वहाँ से पानी का डिस्चार्ज हुआ जो बहुत नॉर्मल है। इस अवधि में 2,24,000 पानी आया था, वो चला गया है, वो पार हो गया है। और अभी हम लोगों का जितना भी तटबंध, सारण तटबंध जो है 80 से 152 और उसके बीच जितना संलग्न छरकी है, सब सुरक्षित है। जमुई के सदर अस्पताल में डॉक्टर की कमी दूर नहीं हुई है। अस्पताल में डॉक्टर्स का कुल 36 सेक्शन पोस्ट है, जिसमें मात्र 20 डॉक्टर ही तैनात हैं, जिसमें से 2-3 डॉक्टर दूसरे विभाग के प्रभार में भी हैं। सदर अस्पताल में जो भी डॉक्टर तैनात हैं, वो काम के बोझ से परेशान हैं। ओपीडी और इमरजेंसी में बीमार मरीजों के इलाज के अलावा इन्हें स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं में भागीदारी, पोस्टमार्टम और कोर्ट में गवाही में भी शामिल होना पड़ता है। सदर अस्पताल बीते कई वर्षों से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिसका खमियाजा यहां पर काम करने वाले डॉक्टरों को भुगतना पड़ रहा है। वे लोग वर्कलोड से परेशान हैं। जहां तक अगर बात करें तो सदर अस्पताल जमुई में कुल सैंक्शन पोस्ट जो 36 डॉक्टरों की है, मतलब यहाँ पर 36 डॉक्टर पोस्टेड होने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में मात्र 20 से 21 डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड है, जिसमें 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग जो विभाग है उनके प्रभार में है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो तैनात जो डॉक्टर हैं, जो इमरजेंसी और ओपीडी में ड्यूटी करते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ख़ास करके उस समय जब बीमार मरीजों के इलाज के अलावा उन्हें पोस्टमार्टम का काम कराना पड़ता है, फिर कोर्ट में गवाही का काम करना पड़ता है। वैसी स्थिति में जो यहाँ पर पोस्टेड जो डॉक्टर हैं वर्कलोड से परेशान हैं। डॉक्टरों ने खुलकर कहा कि वे लोग वर्कलोड से परेशान हैं। कारण यही है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तक कि सिविल सर्जन ने भी इस बात को कहा है कि जो सरकारी काम है, नियम है, उसका पालन कराने के लिए जो डॉक्टरों पर दबाव दिया जाता है, क्योंकि काम करना है, मरीजों का इलाज भी करना है। वैसी स्थिति में वर्कलोड से काफ़ी परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर कई बार मांग हुआ है विभाग से और कहा जाता है कि डॉक्टरों की समुचित जो पद है उसे भर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर हैं वो परेशान है, यहाँ पर तैनात जो डॉक्टर हैं ड्यूटी करने वाले। वैसी स्थिति में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर समुचित संख्या में डॉक्टरों की तैनाती कब करती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां सरायरंजन प्रखंड के हरसिंहपुर गांव निवासी चंदन कुमार राम पिछले 5 महीनों से लापता हैं। रोजगार की तलाश में मुंबई गए चंदन का 9 मार्च 2026 के बाद से कोई पता नहीं चल सका है। परिवार के मुताबिक उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। परिवार ने रिश्तेदारों और परिचितों के जरिए काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने लोगों से चंदन का पता लगाने में मदद करने की अपील की है। और अब खबर आपको पूर्णिया से दिखाते हैं, जहां आईजी विवेकानंद ने कस्बा थाना का निरीक्षण किया है और लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेंडिंग पड़े मामलों का जल्द अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बाइकर्स टीम का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से गश्ती कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस पहल से आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली है। अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण दोनों की समीक्षा की गई और पिछले 2 वर्ष से डकैती का कोई कांड यहाँ प्रतिवेदित नहीं हुआ है। और इसी के साथ इस